हेलो हेलो हेलो। कैसा काय भाई और बहनों, कैसे हो सब लोग? चलो शुरू करते हैं क्या? चलो शुरू करते हैं क्या? रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ना देखो दोस्तों, ये जो रिटर्न्स अंडर जीएसटी चैप्टर है ना, ये बहुत लोगों को तकलीफ देता है लाइफ में। बट वही तकलीफ थोड़ा दूर करने के लिए मैं इधर आया हूं, और हम लोग ये रिटर्न्स अंडर जीएसटी बहुत इजी वे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नाउ ये रिटर्न्स अंडर जीएसटी, दिस इज अवर फोर्थ चैप्टर ऑफ अवर सुपर रिविजन सीरीज। सुपर रिविजन सीरीज में सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था सप्लाई अंडर जीएसटी। उसके बाद हम लोग ने किया था चार्ज अंडर जीएसटी। उसके बाद कल हम लोग ने किया टाइम ऑफ सप्लाई, और आज हम लोग कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न्स। आज का जो सेशन होगा जीएसटी रिटर्न्स, इसके अंदर क्यूआरएमपी नहीं होगा, बिकॉज क्यूआरएमपी आई एम गोइंग टू टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। ठीक है, तो क्यूआरएमपी छोड़ के हम लोग बाकी के जो भी जीएसटी रिटर्न्स है, जो जो रिटर्न्स है, वो सब कुछ हम लोग इधर कवर करेंगे इन द क्विकेस्ट पॉसिबल मैनर। बट स्टार्ट करने के पहले, जैसे तुम लोगों के लिए ये लेक्चर फ्री है, वैसे ही तुम लोगों को लाइक करना भी फ्री है। बिकॉज जब जैसे तुम लोग लोगों को मतलब वीडियोस पे लाइक करते हो, इसका मतलब तुम लोग भगवान को बोलते हो, हाँ वो जो हम लोगों को फ्री में मिला है ना, हम लोग भी कुछ ना कुछ करके उसको हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो फटाफट एक बार लाइक कर दो। अगर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एक बार फटाफट सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इज एवरीबडी रेडी? मजा आएगा जीएसटी रिटर्न्स में, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। फटाफट मुझे बताओ एक बार, इज एवरीबडी रेडी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, सुपर। चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। चलो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी रिटर्न्स के अंदर क्या क्या है, आज हम लोग देखेंगे। जीएसटी रिटर्न्स में टोटल हम लोगों को कितने रिटर्न्स देखने हैं, ये देखो। सबसे पहले जो रिटर्न देखना है दैट इज जीएसटीआर 1। उसके बाद जीएसटीआर 2 बी। उसके बाद जीएसटीआर 3 बी। ठीक है। उसके बाद आता है जीएसटीआर 4। उसके बाद आता है जीएसटीआर 5, ये सीएमए एंड सीएस स्टूडेंट्स के लिए है। जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8 भी हम लोग पढ़ेंगे, टीडीएस एंड टीसीएस का। जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10 और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बेसिकली हम लोगों को इतने रिटर्न्स हम लोगों को बेसिकली इसमें सीखने हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर जीएसटीआर 1 और 3 का इंटरकनेक्शन बता सकते हो क्या? डेफिनेटली यस। देखो, इफ आई एम द सप्लायर एंड इफ यू आर अ रेसिपिएंट, मैंने कुछ तुम लोगों को गुड्स सप्लाई किए, बराबर? सो कैन आई से मैंने जो तुम लोगों को सप्लाई किया दैट इज माय आउटवर्ड सप्लाई। यस। मैं जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई करता हूं, मेरे सब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स मेरे जीएसटीआर 1 में आते हैं, बराबर? एकदम परफेक्ट, एकदम सही है। मैं जब भी मेरा जीएसटीआर 1 में मेरे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डालता हूं, तभी आई विल पुट योर जीएसटी नंबर। जैसे मैं जीएसटी नंबर मेरे जीएसटीआर 1 में डालूंगा, इट विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब दैट ट्रांजैक्शन और द, तुम लोग जीएसटी के साथ मुझे पे करोगे ना, तो जीएसटी का आईटीसी विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड इन योर जीएसटीआर 2 बी। इन योर जीएसटीआर 2 बी, एकदम बराबर, ओके। मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा मेरे आउटवर्ड सप्लाई के लिए। मेरे पास भी कुछ जीएसटीआर 2 बी में होगा, बिकॉज अगर मैंने किधर से अगर कुछ परचेस किया होगा, तो उन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, एंड इन माई जीएसटीआर 2 बी इट मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग, बराबर? वो मेरा इनवर्ड सप्लाई का टैक्सेस का बात हुआ, बराबर। और जीएसटीआर 3 बी भी मुझे फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज जीएसटीआर 3 बी में मैं मेन कंप्यूटेशन करता हूं, राइट? सो मेन कंप्यूटेशन जब भी करूंगा, तभी क्या करूंगा? आउटवर्ड टैक्स माइनस माय आईटीसी विच इज अवेलेबल, वॉट एवर विल बी द आंसर, उतना पेमेंट में क्या करूंगा? गवर्नमेंट को कर दूंगा। सो एकदम सिंपल बात हम लोग बात करते हैं इधर। सिंपल बात मतलब जीएसटीआर 1 को देखूंगा तो आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स मिलेगा। जीएसटीआर 2 बी को देखूंगा तो मुझे इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी मिलेगा। वो जब भी मैं सेट ऑफ करूंगा, मुझे एक टैक्स लाइबिलिटी मिलेगा जो मुझे जीएसटीआर 3 बी में पे करना है। ठीक है सर। तो जीएसटीआर 1 पहले डिस्कस करते हैं। सर जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या होता है? जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 11th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ का 11th के पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। सर ये कितने फ्रीक्वेंटली फाइल करना पड़ता है? जीएसटीआर 1 बेसिकली हम लोगों को फाइल करना पड़ता है एवरी मंथ, ठीक है। पर उसका एक क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न का भी सिस्टम है, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्यूआरएमपी के टाइम पे। बट अभी हम लोग बात करते हैं जीएसटीआर 1 मंथली बेसिस पे होता है, और वो नेक्स्ट मंथ के 11th के पहले मुझे फाइल करना पड़ता है। ठीक है सर। सर अगर मैं मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना है, मैं तुम लोगों को और एक चीज बोलता हूं, मेरे पास कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है, मेरे पास कौन सा आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं है,
तो भी मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है क्या? द आंसर इज यस, मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है और उसको बोला जाता है नील जीएसटीआर 1 और नील रिटर्न। बराबर? सो नील जीएसटीआर 1 भी फाइल करना पड़ेगा। सो मेरा बेसिकली मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, मेरे पास ट्रांजैक्शन है या मेरे पास ट्रांजैक्शंस नहीं है, दैट डज नॉट मैटर। जीएसटीआर 1 जो होता है वो जीएसटीआर 1 मुझे मंथली बेसिस पे फाइल करना है और वो नहीं होगा ट्रांजैक्शन तो नील जीएसटीआर 1 फाइल करना है। ठीक है सर, इधर तक समझ में आ गया। ये नील जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, आई कैन फाइल दिस नील जीएसटीआर 1 बाय सेंडिंग वन एसएमएस। क्या कर सकता है? बाय सेंडिंग वन एसएमएस मैं क्या कर सकता हूं? नील जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता हूं और वो जो एसएमएस जो एक स्पेसिफिक नंबर है उस पे अगर हम लोग ने मैसेज भेजा, देन इन दैट केस नील जीएसटीआर 1 फाइल हो जाएगा। उसके पहले जो ऑथेंटिकेशन लगता है उस वो एसएमएस से ओटीपी से हो जाएगा। वो किससे हो जाएगा? इट विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द ओटीपी। ठीक है सर। सर अगर जीएसटीआर 1 के अंदर मैं मेरा आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डाल रहा हूं, देन कैन आई पुट द कंसोलिडेटेड डिटेल्स? से फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है और 100 स्टूडेंट्स को मैंने अगर सप्लाई किया होगा, तो कैन आई कंसोलिडेट ऑल द 100 स्टूडेंट्स डेटा एंड कैन आई मेक ओनली वन एंट्री इन माय जीएसटीआर 1? या मुझे सब 100 स्टूडेंट्स के अलग अलग एंट्रीज डालने पड़ेंगे? तो उन्होंने बहुत सिंपल बात बोली, देखो कंसोलिडेशन का एक रूल है, अगर तुम लोग ने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया होगा तो तुम लोगों को इनवॉइस वाइज डिटेल्स तुम्हारे जीएसटीआर 1 में डालने पड़ेगी। ठीक है सर। अगर तुम लोग ने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया होगा, तो देखो कि वो जो सप्लाई हो रहा है वो इंट्रा स्टेट हो रहा है या इंटर स्टेट हो रहा है। इफ दैट सप्लाई इज इंट्रा स्टेट, देन इन दैट केस कंसोलिडेटेड डिटेल्स आर पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये सप्लाई इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट मतलब महाराष्ट्र से मैंने अगर दिल्ली के कौन से स्टूडेंट को सप्लाई किया होगा, तो देखा जाएगा कि उसका इनवॉइस वैल्यू कितना है। If the invoice value is less than or equal to, if the invoice value is less than or equal to 1 lakh, then in that case मैं state wise consolidation कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? state wise consolidation कर सकता हूं। बराबर। बट अगर मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा हूं एंड विच इज एन इंटर स्टेट सप्लाई वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, मतलब 1 लाख से ज्यादा है, देन इन दैट केस इधर मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स क्या करने पड़ेंगे? डिटेल्स देने पड़ेंगे इन माई जीएसटीआर 1। एकदम बराबर है। तो नील जीएसटीआर नील रिटर्न्स भी फाइल होते हैं, नील जीएसटीआर 1 फाइल हो सकता है, फाइल करना पड़ेगा। इवन दो देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड दिस नील जीएसटी रिटर्न कैन बी फाइल्ड थ्रू एसएमएस व्हिच विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय ओटीपी। बराबर एकदम। ओके सर। अभी इसमें और एक चीज है, एक पॉइंट है दैट इज ऑफ एचएसएन, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो एचएसएन कोड होता है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं नाउ। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो एचएसएन कोड मुझे डालना पड़ता है वो कितने डिजिट्स का होना चाहिए? तो वो कितने डिजिट्स का होना चाहिए उसके लिए हम लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर के एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे मुझे समझ में आएगा कि मैं जो अभी एचएसएन कोड डालूंगा वो 4 डिजिट का होगा कि 6 डिजिट का होगा। अभी अगर मेरा लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर सॉरी एनुअल टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़, देन इन दैट केस मुझे 4 डिजिट का एचएसएन कोड लिखना पड़ता है। अप टू 5 करोड़ अगर मेरा एनुअल टर्नओवर होगा, देन आई हैव टू राइट द एचएसएन ऑफ 4 डिजिट्स। If it is a B2B transaction, then these 4 digits are mandatory. तुम लोगों को B2B transactions में लिखना ही पड़ता है। बट अगर ये B2C ट्रांजैक्शन होगा, B2C ट्रांजैक्शन, तो भी मुझे 4 डिजिट लिखना पड़ेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शनल। दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शनल। बराबर। बट अगर एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 5 करोड़, देन इन दैट केस मुझे 6 डिजिट एचएसएन नंबर मैंडेटरी बेसिस पे लिखना पड़ता है। एकदम बराबर। ये हम लोगों का पॉइंट हुआ। एक लास्ट पॉइंट जीएसटीआर 1 में ये है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर होगा, तो रेक्टिफिकेशन अगर हुआ मतलब एरर्स हुए जीएसटीआर 1 में और वो मुझे अगर रेक्टिफाई करने हैं, देन इन दैट केस मेरे लिए रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ टाइम लिमिट है। तो देखो, जैसे हम लोगों के पास डायरेक्ट टैक्स के अंदर 139(5) करके एक सेक्शन है जो बात करता है रिवाइज रिटर्न का। बराबर। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पास रिवाइज रिटर्न फाइल करने का एक ऑप्शन रहता है। वैसे एक्चुअली जीएसटी में नहीं होता है और आई कैन से दैट लास्ट मतलब कुछ महीनों तक नहीं था।
इसका मतलब बेसिकली रेक्टिफिकेशन करने के लिए ओरिजिनली क्या होता है मैं तुम लोगों को बोलता हूं। अगर तुम लोगों ने ये मंथ में अगर कुछ भी गड़बड़ किया जीएसटीआर 1 में, तो वो रेक्टिफाई कभी होता है मालूम है? सब्सिक्वेंट जब भी तुम लोगों को समझेगा ना कि मुझे रियलाइज होगा, अरे बाबा ये रिटर्न में तो मैंने गड़बड़ किया है। जो महीने में तुम लोगों को वो रियलाइज होगा कि मैंने वो गड़बड़ किया है, वो महीने के जीएसटीआर 1 में मैं डालूंगा वो रेक्टिफिकेशन कि ऑफ द करंट मंथ, मतलब आज का जो है वो मैं आगे जाके जब रियलाइज होगा वो मंथ के जीएसटीआर 1 में मैं डाल दूंगा। तो सर उसका लिमिट कितना है, मतलब कभी तक मुझे रियलाइज हुआ तो मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं? इट इज गोइंग टू बी 30th डे ऑफ द नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का 30th नवंबर, और द डेट ऑफ फाइलिंग द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, actual date of filing the annual return whichever is earlier. So 30th November of the next financial year और actual date of filing annual return whichever is earlier के पहले रेक्टिफाई हो सकता है। बट उन्होंने रेक्टिफिकेशन का और एक पॉसिबिलिटी उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया है, दैट लाया है, दैट इज जीएसटीआर 1A का, जो मैं सबसे एंड में अमेंडमेंट है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं सबसे एंड में अमेंडमेंट वो डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट योर जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में क्या याद रखना है कि भाई मेरा 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ के पहले रिटर्न भरना है। कंसोलिडेशन का वो चार्ट याद रखना, नील रिटर्न होगा तो नील रिटर्न भरना पड़ता है अगर बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा तो, और वो एसएमएस एंड ओटीपी के थ्रू हो सकता है। रेक्टिफिकेशन होगा तो उसका टाइम लिमिट याद रखना, एचएसएन के केस में लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा, सामने वाले का कौन सा रिटर्न ऑटो पॉपुलेट होगा, कौन से रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट होगा, वो होगा जीएसटीआर 2B के अंदर। बस इतना ही याद रखना है तुम लोगों को जीएसटीआर 2B में। ओके सर, then what is GSTR 3B? GSTR 3B will have information not only of your outward supplies, but GSTR 3B will have information about your outward supplies, about your inward supplies, about your outward supplies पे tax, about your inward supplies पे tax, and ultimately the net GST liability. ये सब कुछ जीएसटीआर 3B में होगा, और ये समरी मैनर में होगा, समराइज्ड मैनर में। क्यों? बिकॉज आउटवर्ड सप्लाई का एक एक डिटेल तो जीएसटीआर 1 में मिलेगा, इनवर्ड सप्लाई का एक एक डिटेल तो मुझे जीएसटीआर 2B में मिलेगा, बराबर। तो इसकी वजह से वापस सब कुछ जीएसटीआर 3B में डालना मैंडेटरी है क्या? नहीं है। और इसके वजह से जीएसटीआर 3B को समरी रिटर्न भी बोला जाता है। तो सर जीएसटीआर 3B, ये रिटर्न का भी जीएसटीआर 3B का रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? दैट इज 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट कैलेंडर मंथ। मतलब वो मंथली फाइल करना पड़ता है। उस एक मंथ अगर होगा, उसके नेक्स्ट मंथ के 20th के पहले मुझे जीएसटीआर 3B भी फाइल करना पड़ता है, और उसके साथ साथ मुझे पेमेंट ऑफ टैक्स भी पे करना, मतलब टैक्स भी पे करना पड़ता है, टैक्स भी पे करना पड़ता है। एकदम बराबर है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर जीएसटीआर 3B। और एक पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर सर मुझे जीएसटीआर 3B में कुछ, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कुछ बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं है, तो मुझे नील जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस, मुझे नील जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। परफेक्ट है सर। ये अमेंडमेंट वापस मैं एंड में डिस्कस करता हूं। लेट मी जस्ट कवर द अदर पार्ट्स। जीएसटीआर 4 में क्या लिखा है? जीएसटीआर 4 में लिखा है कॉम्पोजिट टैक्स पेयर, मतलब जो भी कॉम्पोजिशन डीलर में कॉम्पोजिट डीलर है, मतलब जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है। इट कैन बी सेक्शन नंबर 10(1) के अंदर जो है, इट कैन बी सेक्शन नंबर 10(2) के अंदर जो है, एंड इट कैन बी सेक्शन नंबर 10(2)(a) के अंदर जो है। ये सब लोग, मतलब गुड्स वाले, सर्विस वाले, एवरीबडी विल फॉल इन जीएसटीआर 4। नाउ जीएसटीआर 4 में सर उसका कौन सा रिटर्न भरना पड़ता है? तो याद रखना जीएसटीआर 4 ही एक रिटर्न का नाम है जो मुझे फाइल करना पड़ता है। सर व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट? इसमें एक अमेंडमेंट है, प्लीज अगर तुम लोगों के पॉकेट बुक में अमेंडमेंट नहीं होगा तो प्लीज ये करना। ड्यू डेट इज गोइंग टू बी, ओके, हाउ फ्रीक्वेंटली मुझे जीएसटीआर 4 भरना पड़ता है? जीएसटीआर 4 कितनी फ्रीक्वेंटली भरना पड़ता है? ओनली वंस इन अ ईयर, ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर आई विल हैव टू फाइल जीएसटीआर 4। और वो जो है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 30th अप्रैल के जगह पे दे हैव मेड इट 30th ऑफ जून, दे हैव मेड इट 30th ऑफ जून, बराबर, ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 होगा, then in that case what will be the due date for filing GSTR 4? GSTR 4 का due date is going to be 30th of June 2025, बराबर। तो ये ड्यू डेट होता है। कभी भी याद रखना, कॉम्पोजिट डीलर को रिटर्न तो एक ही फाइल करना पड़ता है, दैट इज एवरी ईयर, बट पेमेंट जो होता है ना, वो पेमेंट हमेशा मुझे क्वार्टरली बेसिस पे करना पड़ता है। और वो जो पेमेंट होता है दैट हैपेंस थ्रू CMP 08।
अंडरस्टैंडिंग? और वो जो पेमेंट का ड्यू डेट है वो क्वार्टरली बोला था मैंने। सो क्वार्टर वन कभी कंप्लीट होता है? अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून खत्म हो गया। उसका नेक्स्ट मंथ कौन सा? जुलाई। सो 18th जुलाई इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वार्टर का पेमेंट डेट। मतलब क्वार्टर खत्म होने के बाद उसके नेक्स्ट मंथ का 18th। मुझे बताओ फोर्थ क्वार्टर का क्या होगा? जैन फेब मार्च, बराबर। तो जो अप्रैल आएगा, सो 18th ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसके अंदर सर और एक चीज हम लोगों को सीखनी पड़ती है कि अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं और बीच में ही ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आई गॉट शिफ्टेड फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू अ रेगुलर स्कीम। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर शिफ्ट हुआ ऑन 7/7/2024 कॉम्पोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट हुआ, तो सर मुझे कौन से रिटर्न्स भरने पड़ेंगे? मुझे जीएसटीआर 4 भरना पड़ेगा क्या? 100% यस। फॉर दिस पीरियड यू विल हैव टू फाइल जीएसटीआर 4, बराबर। एंड कभी उसका ड्यू डेट क्या है? लेट मी टेल यू वन थिंग, ड्यू डेट्स विल नॉट चेंज, ड्यू डेट्स विल रिमेन द सेम। ड्यू डेट्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ये 24-25 होगा तो ड्यू डेट विल बी व्हाट? सेम ना, 36/2025। ये 36/2025 के पहले मुझे ये पीरियड का रिटर्न भरना पड़ेगा, करेक्ट? नो प्रॉब्लम टिल हियर, बराबर। एंड जीएसटीआर 4 में दोनों इंफॉर्मेशन रहता है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई का भी इंफॉर्मेशन रहेगा, इनवर्ड सप्लाई का भी इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, ठीक है सर। अभी सर मुझे एक चीज आपको पूछनी है कि ये जो जीएसटीआर 4 होता है उसमें मैं कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकता हूं क्या? तो सब लोग इधर देखना, जीएसटीआर 4 के केस में इनवर्ड सप्लाई का जो होगा वो इनवॉइस वाइज ही डिटेल्स देने पड़ेंगे। इनवर्ड सप्लाई ऑलवेज इनवॉइस वाइज, बट जो आउटवर्ड सप्लाई होगा वो मुझे कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं दिख सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्ड सप्लाई इनवॉइस वाइज ही लिखना पड़ेगा एंड आउटवर्ड सप्लाई कंसोलिडेट कर सकता हूं। इनवर्ड इनवॉइस वाइज, आउटवर्ड कंसोलिडेशन इज पॉसिबल। एकदम मस्त। ओके, आ जाओ जीएसटीआर 5 पे। जीएसटीआर 5 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए स्टूडेंट्स, इट इज एप्लीकेबल सीए इंटर स्टूडेंट्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर सीएमए एंड सीएस। ठीक है, नाउ जीएसटीआर 5 क्या बात करता है? जस्ट 2 मिनट में समझाता हूं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में बात करता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को मैक्सिमम जो लाइसेंस मिलता है, दैट लाइसेंस से फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैक्सिमम लाइसेंस पीरियड इज 90 days। ठीक है, सो मुझे अगर लाइसेंस मिला है फ्रॉम 1/7/2024 टिल 9/9/2024, 90 days का मैक्सिमम मिलता है, पर मुझे इतना मिला है। ठीक है सर, तो सर मुझे कितना फ्रीक्वेंटली जीएसटीआर 5 भरना पड़ेगा? तो मुझे फ्रीक्वेंसी अगर देखा तो मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ता है। तो कौन से मंथ्स का मैं फाइल करूंगा? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, तो सर व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट? ड्यू डेट इज गोइंग टू बी, फॉर एग्जांपल अगर जुलाई का बात किया तो ड्यू डेट इज गोइंग टू बी, देखो इधर, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 13th ऑफ अगस्त। और क्या लिखा है? 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक्सपायरी कभी हो रहा है? 9/9 को हो रहा है। 9/9 से 7 दिन आगे, 9/9 से 7 दिन आगे, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 16/9, विच एवर इज अर्लियर कम्स टू व्हाट? 13/8। सो ऐसे तुम लोगों को एवरी मंथ का करना है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। एकदम बराबर। ओके, जीएसटीआर 6 इंटर में एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटीआर 7 पे आता हूं। जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8, सब लोग इधर ध्यान देना, क्या है ये? जीएसटीआर 7 बात करता है जो टीडीएस डिडक्ट करता है, एंड जीएसटीआर 8 किसके बारे में बात करता है? जो टीसीएस कलेक्ट करता है। टीडीएस डिडक्टर इज जीएसटीआर 7, टीसीएस कलेक्टर इज जीएसटीआर 8। सर इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है रिटर्न फाइलिंग का? मंथली बेसिस पे। ठीक है सर। सर व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट? द ड्यू डेट फॉर 7 एंड 8 आर गोइंग टू बी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एक नंबर। ठीक है सर। सर अभी तक कौन से रिटर्न्स देखे? जीएसटीआर 1 देखा, जीएसटीआर 2 भी देखा, जीएसटीआर 3 भी देखा, जीएसटीआर 4 देखा, जीएसटीआर 5 देखा, जीएसटीआर 7 देखा, जीएसटीआर 8 देखा। सर व्हाट इज जीएसटीआर 9? जीएसटीआर 9 इज एन एनुअल रिटर्न। नाउ एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न इज बेसिकली इज द रिटर्न व्हिच इज फाइल्ड एनुअली, मतलब ओनली वन रिटर्न विल बी फाइल्ड, बराबर। एंड दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रिटर्न्स व्हिच यू हैव फाइल्ड ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। तो सर किसको किसको भरना पड़ता है? तो सामने तुम लोगों को दिख रहा है कि ये लोगों को भरना नहीं पड़ता है, सॉरी, ये लोगों को भरना नहीं पड़ता है।
एंड सर मुझे एक बात बताओ, ये एनुअल रिटर्न जो होता है उसका ड्यू डेट क्या है? उसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें और एक छोटा सा पॉइंट है जीएसटीआर 9 के अंदर कि भाई वो एनुअल रिटर्न के साथ साथ, मतलब एनुअल रिटर्न के साथ साथ मुझे क्या क्या फर्निश करना पड़ता है। नंबर 1, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स होंगे वो देने पड़ते हैं, या फिर उसके साथ साथ मुझे अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है मेरे टर्नओवर्स मैच हो रहे हैं क्या जीएसटी रिटर्न से, अगर नहीं हो रहे तो उसका रिकंसिलिएशन क्या है, वो एक जीएसटीआर 9C के अंदर मुझे देना पड़ता है। तो ये एक बात हो गई। तो सर ये जो रिकंसिलिएशन का आपने बात किया ना, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो क्या? इधर सब लोग इधर देखना, इधर सब लोग देखना, मैं बोल रहा हूं who is required to furnish a self-certified reconciliation statement. सब लोग देखना, all the registered persons are required to furnish self-certified reconciliation statement. मतलब 9C भरना ही पड़ता है। If their aggregate turnover exceeds what? Exceeds 5 crores. जिनका aggregate turnover 5 crores exceed हो जाएगा, उनको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरना पड़ता है। बट अगर नीचे के जो लोग हैं उनको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और पॉइंट नंबर सी इग्नोर कर सकते हो। पॉइंट नंबर डी इज टीडीएस डिडक्टर एंड टीसीएस कलेक्टर। वापस बोले क्या? वापस बोले क्या? हम लोग जीएसटीआर 9 में क्या है? जीएसटीआर 9 एनुअली फाइल होता है, नाम ही एनुअल रिटर्न है। सर उसका ड्यू डेट क्या है सर? उसका ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये भी ठीक है सर। उसके बाद बात बताओ सर, सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेल्फ सर्टिफाइड किसको फाइल करना पड़ता है? जिसका एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, जिनका टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़। ठीक है सर, उनको सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट देना पड़ता है। ठीक है सर, इधर तक कुछ प्रॉब्लम लाइफ में अभी तक नहीं है। मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट अगर कौन सा रिटर्न होगा, दिस इज योर जीएसटीआर 10, बहुत अंडररेटेड है, मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है। फाइनल रिटर्न मतलब क्या होता है? जब भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है या फिर तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर हो रहा है, राइट? कैंसिल हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, तो बाय बोलते बोलते तुम लोग फाइनल रिटर्न भी भर के जाओगे। कैंसिल हो रहा है या फिर सरेंडर हो रहा है, वो टाइम पे तुम लोग फाइनल रिटर्न भरते जाओगे। सर व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द फाइनल रिटर्न? फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इधर ध्यान देना। 3 मंथ्स फ्रॉम सम डेट। क्या बोला मैंने? 3 मंथ्स फ्रॉम सम डेट। सर विच इज दिस डेट? नंबर 1 इज डेट ऑफ कैंसिलेशन, जो दिन पे कैंसिल हो रहा है, और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। सर नहीं समझा। डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इसका मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जो ऑर्डर आया था कैंसिलेशन का, इट हैड कम ऑन 1/7/24, और उन्होंने उसमें लिखा था दैट द कैंसिलेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 7th ऑफ जुलाई। ऑर्डर कभी आया? फर्स्ट को। उसमें कैंसिलेशन का इफेक्टिव डेट क्या लिखा है? 7, दैट इज 7/7/2024। एक्चुअली कैंसिलेशन किधर से हो रहा है? एक्चुअली कैंसिलेशन तो 7/7 से हो रहा है। तो इसके वजह से दीज टू डेट्स विच एवर इज लेटर, दीज टू डेट्स विच एवर इज लेटर, वो पहले ले लो, और ये जो डेट आएगा उधर से 3 महीना, ये जो डेट आएगा उधर से 3 महीना, मतलब 7/7/24 से 3 महीना, मतलब अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो मतलब 7/10/2024 के पहले मुझे एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, सॉरी फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा। सो प्लीज दोस्तों ध्यान देना, फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट बहुत मैटर करता है। सो तुम लोगों को फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट काफी इंपॉर्टेंट है समझना। एकदम मस्त, पक्का सब लोगों को समझा? दिस इज योर जीएसटीआर 10। ओके सर। सर जीएसटीआर 11 क्या होता है? जीएसटीआर 11 क्या होता है मालूम है? जो यूआईएन होल्डर्स है ना, जो एम्बसीज में काम करते हैं, वो जो यूआईएन होल्डर्स है उनको, ओके, यूआईएन होल्डर्स का आउटवर्ड सप्लाई, यूआईएन होल्डर्स का आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और यूआईएन होल्डर्स का जो इनवर्ड सप्लाई है दैट इज टैक्सेबल। सो कैन आई से इनवर्ड सप्लाई पे यूआईएन होल्डर्स वैल्यू के साथ साथ जीएसटी भी पे करते हैं? यस, गवर्नमेंट वांट्स टू गिव रिफंड ऑफ दिस जीएसटी विच दिस यूआईएन होल्डर्स आर पेइंग, राइट? तो ये जो रिफंड लेना है जीएसटी का, तो जीएसटी का रिफंड लेने के लिए उनको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, एंड दैट रिटर्न इज जीएसटीआर 11। और उसका ड्यू डेट और वो सब कुछ भी उन्होंने लिखा ही नहीं अपने सिलेबस में,
और मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। डज एनीबडी नो अबाउट दिस ड्यू डेट? 28th डे ऑफ द मंथ, 28th डे, 28th। पर तुम लोगों के बुक में वो नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल टेंशन उसके बारे में मत लेना। ओके सर, ये तो समझ में आ गया जीएसटीआर 11। उसके बाद एक पॉइंट आता है, दैट इज फर्स्ट रिटर्न का पॉइंट। सर ये फर्स्ट रिटर्न क्या होता है, सब लोगों को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग इधर देखना प्लीज। ये फर्स्ट रिटर्न के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। ऑन 1/4/2023 मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और वो फाइनेंशियल ईयर में आई वाज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब ऑन दैट डे आई वाज नॉट रजिस्टर्ड। ऑन 1/7/2023 माय टर्नओवर एक्सीडेड 20 lakhs, जो रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड है। 1/7 को वो क्रॉस हुआ। अभी 1/7 को क्रॉस हुआ तो विद इन 30 डेज मुझे क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। चलो अज्यूम करते हैं मैं एप्लीकेशन भी कर दिया, तो क्या इमीडिएटली मैं जैसे एप्लीकेशन करूंगा कि ऊपर से भगवान आके मुझे रेशन सर्टिफिकेट देंगे? क्या नहीं देंगे, उसके लिए भी टाइम लगेगा, बराबर। बट इफेक्टिव डेट कम्स एज व्हाट, 1/7/23, विच मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स मी टू स्टार्ट चार्जिंग फॉर GST from 1/7/23, but the practical problem is I don't have any GST number. I don't have any GST number. तो मुझे GST नंबर तो 38 से मिल रहा है। तो जब तक मेरे पास GST नंबर नहीं है, तो मैं कैसे इनवॉइस इशू कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने बोला मेन प्रॉब्लम तुम लोगों को ये पीरियड का है ना। मैंने बोला यस सर, ये पीरियड का है। तो ये जो बीच में पीरियड है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव टिल द डेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड, टिल दैट डेट जो भी तुम लोग सप्लाई करोगे, जीएसटी तो चार्ज करोगे, बट वो जो तुम लोग जो इनवॉइस दोगे, दैट इनवॉइस इज गोइंग टू बी अ टेम्पररी इनवॉइस। क्या होगा? वो टेम्पररी इनवॉइस होगा। और जैसे तुम लोगों को ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद विद इन 1 मंथ तुम लोगों को रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना है। याद रखना, क्या इशू करना है? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ठीक है सर। सर आपने ये तो बोल दिया हम लोगों को, पर हम लोगों का मेन पॉइंट तो फर्स्ट रिटर्न का है। तो देखो, तुम लोग मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि रजिस्टर्ड पर्सन इन दिस केस फर्स्ट रिटर्न कौन से मंथ का फाइल करेगा। कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट, आई एम वेटिंग। रजिस्टर्ड पर्सन फर्स्ट रिटर्न कौन से मंथ का फाइल करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन फर्स्ट रिटर्न कौन से मंथ का फाइल करेगा? कैन आई से अगस्त का फाइल करेगा भाई? 38 को मिला, सो 30 और 31, 30 and 31 ये दो डेट्स है ना उसके। सो अगस्त मंथ का फाइल करेगा। सो गवर्नमेंट ने बोला ये जो फर्स्ट रिटर्न होगा, ये जो फर्स्ट रिटर्न होगा, वो फर्स्ट रिटर्न वो सिर्फ तुम लोग 30 and 31 का फाइल मत करना, वो तो करना ही है। अलोंग विद दैट तुम लोगों को 1 जुलाई से लेके 29 तक भी तुम लोगों को वो जो पीरियड है उसका भी डिटेल्स तुम लोगों को फर्स्ट रिटर्न में डालना पड़ेगा। So first return is the return which is filed for the first time, and that's why it is called first return. ऐसा कुछ return नहीं होता है first return. So first return will have a period of this current period and also for the past period for this period, and this is your first return. Understanding? उसके बाद कुछ लेट फीस के बारे में बात किया है, तो लेट फीस फटाफट इधर देखना। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज लोगों को ये लेट फीस याद नहीं रहते, बट इट इज प्रिटी सिंपल। ठीक है, मैं थोड़ा तुम लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया ये चीज। ठीक है, अगर मैंने GSTR 1 एंड GSTR 3 भी डीलेड बेसिस पे फाइल किया, अभी ये लेक्चर देखने के बाद तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा अपने एंड से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे याद रखने के लिए लेट फीस। पर प्लीज याद रखना, बिकॉज बाकी कोई लोग याद नहीं रखते। ठीक है, वी नीड टू फॉल अंडर दैट, अंडर दोस 10%। ठीक है, सो याद रखना है। GSTR 1 and 3 भी अगर डीलेड बेसिस पे फाइल किया और वो नील रिटर्न है, कुछ है ही नहीं, खाली रिटर्न है पर लेट किया, तो 500 रुपीज और 20 रुपीज पर डे विच एवर इज लोअर। अच्छा, मैंने 1 या 3 भी कुछ तो मैंने डीलेड बेसिस पे फाइल किया और वो नील रिटर्न नहीं था, अदर देन नील रिटर्न, देन इन दैट केस देखो कि मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है। मैं छोटा आदमी हूं, बड़ा आदमी हूं, कैसा हूं? मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, और मैंने अगर रिटर्न करंट मंथ का रिटर्न डिलेड बेसिस पे फाइल किया है, मतलब छोटा आदमी हूं और मैंने डिले किया, सो 2000 रुपीज और 50 रुपीज पर डे विच एवर इज लोअर इज गोइंग टू बी द फी। ओके, इफ द टर्नओवर इज मोर देन 1.5 crores बट अप टू 5 crores, मतलब मैं मिडिल क्लास आदमी हूं, देन इन दैट केस, और मैंने ये मंथ का रिटर्न डिलेड बेसिस पे फाइल किया, देन इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी 5000 और 50 रुपीज पर डे विच एवर इज लो।
ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मैं ऐसी गलतियां कर रहा हूं, टर्नओवर इज मोर देन 5 crores और मैंने ये मंथ का रिटर्न डिलेड बेसिस पे फाइल किया, सो 10,000 रुपीज और 50 रुपीज पर डे विच एवर इज लोअर। सो याद क्या रखेंगे, निल रिटर्न होगा तो अलग। तो पहले कैटेगरीज याद रखो, निल, लेस देन 1.5, मोर देन 1.5 to 5 एंड मोर देन 5। ठीक है, 500, 2,000, 5,000, 10,000, 500, 2,000, 5,000, 10,000, 500, 2,000, 5,000 एंड 10,000, ऐसे याद रखेंगे, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद जीएसटीआर 4 अगर तूने डिलेड बेसिस पे किया तो इसका जो ये पार्ट है ना, सिर्फ इतना ही उठाना, सिर्फ इतना ही उठाना है। निल जीएसटीआर 4 होगा तो सेम, और निल जीएसटीआर 4 नहीं है, और मेरा टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, लेस देन 1.5 करोड़, व्हिच हैज टू बी देयर, अदरवाइज तुम लोग कंपोजिशन में नहीं रह सकते। देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी 2,000 और 50 रुपीज पर डे। अंडरस्टैंडिंग? पक्का समझ रहे? ये जीएसटीआर 4 के पॉइंट्स आ गए, ये निल रिटर्न आ गया एंड दूसरा ये आ गया, बराबर, परफेक्ट, ओके। उसके बाद बात करते हैं जीएसटीआर 9, तुम लोग ने डिलेड बेसिस पे फाइल किया। सब लोग प्लीज इधर ध्यान देना, जीएसटीआर 9 इज अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़। इधर लिमिट्स कैसे, अप टू 5 करोड़, मोर देन मतलब 5 to 20 एंड मोर देन 20। ठीक है, अप टू 5 होगा तो 50 रुपीज पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। ओके, ये थोड़ा रखना पड़ेगा भाई। 5 to 20 होगा तो 100 रुपीज पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। मोर देन 20 करोड़ होगा तो 200 रुपीज पर डे और 0.04 नहीं है, इधर क्या है, 0.50 है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्लीज ये करना जीएसटीआर 9 भी। और ये तीनों, मतलब तीनों का मैं तुम लोगों को टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ द पॉइंट इज, ये जो टर्नओवर्स है वो लास्ट ईयर के कि करंट ईयर के है, जीएसटीआर 9 के अंदर ये टर्नओवर्स करंट ईयर के। अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम, ओके। नाउ इसमें दो पॉइंट्स अपने सिर्फ बाकी है, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 1, दैट इज पीपल आर डीबार्ड फ्रॉम फाइलिंग जीएसटीआर 1। आईएफएफ अभी बात नहीं कर रहे, जीएसटीआर 1 का बात करते हैं। जीएसटीआर 1 तू कभी फाइल नहीं कर सकता, नंबर 1। अगर तेरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के, अगर तेरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किए, तूने 3 भी फाइल नहीं किया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस मंथ का, इन दैट केस मैं तुझे ये मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दूंगा। देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर 1 इफ नॉट फर्निश द रिटर्न इन जीएसटीआर 3 बी फॉर द प्रीसीडिंग मंथ्स। प्रीसीडिंग मंथ में अगर प्रीसीडिंग मंथ में का जीएसटीआर 3 बी फाइल नहीं किया तो ये मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 2, registered person shall not be furnished GSTR 1 if not furnish the details ऑफ बैंक अकाउंट एज पर रूल 10A। याद है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर हम लोगों को देखा है हम लोग ने कि कुछ रिलैक्सेशन दिया है बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए, रूल नंबर 10A के अंदर, कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुम लोग क्या कर सकते हो, बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हो। अगर तुम लोग ने वो नहीं किया तो जीएसटीआर 1 तुम लोगों को फाइल करने नहीं मिलेगा, बराबर है। उसके बाद एक पॉइंट है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 88C एंड 88D। अभी 88C क्या बात करता है, इनवर्ड के बारे में बात करता है, या सिर्फ देखना क्या बोल रहा हूं मैं, एंड 88D जो है वो आउटवर्ड के बारे में बात करता है। नो 88C क्या बात करता है, 88C बात करता है कि जीएसटीआर टू बी, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोला, एक मिनट, सिर्फ मुझे एक मिनट दे। हाँ बराबर। सो जीएसटीआर सी एंड जीएसटीआर डी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक ही मिनट, मुझे जस्ट कंफर्म करना था, आई ओनली गॉट कंफ्यूज्ड, एक ही मिनट सिर्फ, हाँ। इधर गया रे बाबा। एक मिनट, एक मिनट, हाँ।
हाँ जी, 88C एंड 88D एक बार फोकस करना। हाँ, 88C जो है वो क्या बात करता है, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3B, मतलब आउटवर्ड सप्लाई का जो बात है, आउटवर्ड सप्लाई का बात वो 88C करता है। इसके अंदर क्या बोला है, तुम लोग ने 1 एंड 3B में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। 1 में तुम लोग ने डाला है 10 लाख का ट्रांजैक्शन, 10 लाख के टैक्स का ट्रांजैक्शन, और 3B में तुम लोग सिर्फ 8 लाख से डाल रहे हो, तो डिस्क्रिपेंसी है ना। तो कितने का डिस्क्रिपेंसी है, 2 लाख का। तो ये जो 2 लाख का डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए वो लोग तुझे इंटीमेशन भेजेंगे एंड तुझे दो ऑप्शन देंगे कि भाई विद इन 7 days यू रिस्पॉन्ड टू दिस इंटीमेशन एंड टेल मी व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, या फिर वो 7 days के अंदर तेरे पास अगर रिस्पॉन्स नहीं होगा कुछ भी तो पे कर दे, रिस्पॉन्स दे अदरवाइज पे कर दे। राइट, ये 88C हो गया। 88D मतलब क्या, ये इनवर्ड सप्लाई का बात करता है। इसका मतलब मेरे जीएसटीआर 2B में दिख रहा है 5 लाख का आईटीसी, और मैंने जीएसटीआर 3B में लिया 7 लाख का आईटीसी, तो डिस्क्रिपेंसी है, यस। कितने का है, 2 लाख का। तो मुझे इंटीमेशन भेजा जाएगा रूल नंबर 88D के अंदर और पूछा जाएगा भाई व्हाई इज द डिफरेंस कमिंग। विद इन 7 days मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा या फिर पेमेंट करना पड़ेगा। ये है बेसिकली इसका पॉइंट, इंटीमेशन का। राइट, करेक्ट है। और अभी हमारा सिर्फ एक लास्ट रिटर्न बाकी है, दैट इज द अमेंडमेंट, दैट इज जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1A इज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1। मतलब अगर मैंने जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ तो गड़बड़ किया, मतलब मैंने इनवॉइस नहीं डाला या फिर डेबिट नोट नहीं डाला, या इफ एनी पॉइंट इज मिसिंग इन माय जीएसटीआर 1, देन इन दैट केस पहले तो मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं, पहले तो सीधा मैं रेक्टिफिकेशन का मुझे करना पड़ता था। बट अभी उन्होंने बोला है कि अगर तुम लोग ने कुछ भी गड़बड़ किया जीएसटीआर 1 में, तो वही मंथ में तुम लोगों को वो गड़बड़ रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है बाय फाइलिंग जीएसटीआर 1A। सो मैंने अगर फॉर एग्जांपल 10 इनवॉइसेस टोटल है, बट आई हैव पुट ओनली 8 इनवॉइसेस इन माय जीएसटीआर 1 और दो नहीं डाले, तो ये जो दो इनवॉइसेस है मैं ये जीएसटीआर 1A में डाल सकता हूं ऑफ द सेम मंथ। सो मैं जब भी मैं जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा, तभी 10 के 10 इनवॉइसेस मुझे दिख जाएंगे, 8 इनवॉइसेस एज पर जीएसटीआर 1 एंड 2 इनवॉइसेस एज पर जीएसटीआर 1A। सो मुझे सेम मंथ में इनवॉइस दिख जाएगा और सेम मंथ में पेमेंट भी कर सकता हूं। सर अगर आज के मंथ में मैंने जीएसटीआर 1A में ये दो इनवॉइसेस का डिटेल्स डाले, तो सामने वाले पर्सन के कौन से जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा, यही मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा क्या? द आंसर इज नो। ये मंथ में मैंने अगर जीएसटीआर 1A फाइल किया, तो सामने वाले पर्सन के नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एकदम बराबर। सर व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1A? देयर इज नो ड्यू डेट एज सच, यू हैव टू फाइल जीएसटीआर 1A बिफोर यू फाइल योर जीएसटीआर 3B। मतलब आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1 एंड बिफोर यू फाइल जीएसटीआर 3B, तुम लोगों को क्या करना है, जीएसटीआर 1A फाइल करना है। सर इज इट मैंडेटरी टू फाइल जीएसटीआर 1A? इट इज एब्सोल्युटली नॉट। अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है तो मैं क्यों भरूं भाई? अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरा कंप्लीट होता है जीएसटी का सुपर रिवीजन। मैं 1 मिनट तुम लोगों को इधर दिखाता हूं कि क्या क्या हम लोग ने किया, फटाफट तरीके से हम लोग रिवाइज करते हैं। सब लोग प्लीज इधर देखना। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या है, इट इज 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 2B का ऐसा ड्यू डेट नहीं है बिकॉज इट गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड। 3B इट इज 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 4 is going to be 30th June of the next month. Sorry, 30th June of the next financial year. CMP 08 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। जीएसटीआर 5 में क्या लिखा है, एनआरटीपी जो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। जीएसटीआर 7 एंड 8 बात करता है टीडीएस डिडक्टर्स एंड टीसीएस कलेक्टर्स के बारे में। वो मंथली रिटर्न भरना पड़ता है एंड द ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर। जीएसटीआर 9 है एनुअल रिटर्न, दैट इज 31st December ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जीएसटीआर 10 जो है वो 3 months फ्रॉम सम डेट। व्हाट इज दैट डेट? डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। वो डेट ले लो उधर से 3 महीना। रेक्टिफिकेशन के लिए उन्होंने बता दिया कि 30th November ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, विच एवर इज जीएसटीआर। उसके बाद जीएसटीआर 1A हम लोग ने देखा। जीएसटीआर 1A का ऐसा कुछ ड्यू डेट है नहीं। आफ्टर यू फाइल जीएसटीआर 1 एंड बिफोर यू फाइल जीएसटीआर 3B, यू हैव टू फाइल जीएसटीआर 1A। ओके सर। नाउ
with this I can proudly say that we are done with GST returns. I hope that GST returns के अंदर जो भी चीजें हम लोग ने डिस्कस करनी थी एक्सेप्ट फॉर क्यू और एमपी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सेपरेटली, बाकी सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए डिस्कस किया है इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर विथ क्यूमुलेटिव रिविजन एज वेल. Right? I hope that this entire session was helpful. If yes, please let me know in the comment section. कल हम लोग मिलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए. कल अपना सेशन अच्छा बड़ा सेशन होगा. हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा आईटी से रिवाइज करेंगे. सब लोग लाइव आना और मजा आएगा आईटी से रिवाइज करने के लिए. ठीक है, सो कल हम लोग मिलेंगे एंड लेट्स क्रैक इनपुट टैक्स क्रेडिट. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस. एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना. बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर. बाय बाय.